I appeal to the nobler instincts of the Prime Minister. I appeal to him to rise above his party affiliation, put the Gujarat government on notice under Article 355 of the Constitution for having failed to control internal disturbance and for having failed to ensure that the government is carried on in accordance with the provision of the Constitution. 2002 गुजरात दंगों के बाद संसद में सोनिया गांधी खड़ी होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से मांग कर रही थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। और आज 24 साल बाद वही नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री हैं बल्कि लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिस व्यक्ति को हटाने की मांग की जा रही थी वो आज देश चला रहा है और वो भी लगातार तीसरी बार। इन 12 सालों में भारत की तस्वीर, उसकी कहानी और उसकी दिशा बहुत बदल गई है। क्या बदला है, क्या हासिल हुआ है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। और हाँ, हमारे सभी YouTube चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। 2014 में नरेंद्र मोदी सिर्फ इलेक्शन जीतकर नहीं आए थे, वो एक पब्लिक फ्रस्ट्रेशन की वेव पर आए थे। लोग करप्शन से परेशान थे, पॉलिसी पैरालिसिस से परेशान थे। कांग्रेस ने 10 सालों में ऐसी सरकार चलाई थी कि देश की जनता, खासकर युवा को इंडियन पॉलिटिक्स से चिढ़ सी होने लगी थी। पीएम मोदी ने आते ही ये सब कुछ बदला। पहला बड़ा मैसेज क्या था? गवर्नमेंट विल बी डिसाइसिव। प्लानिंग कमीशन खत्म, नीति आयोग आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एग्रेसिवली पुश हुआ, जनधन अकाउंट्स खोले गए, आधार लिंकिंग तेज हुई, मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ा। लोगों को लगा कि ये शायद ऐसी सरकार है जो अच्छी है। हाँ, एक साल में सब कुछ नहीं बदला, लेकिन जो लोगों ने देखा वो था इंटेंशन। यहीं से 12 साल का सफर शुरू हुआ। दशकों तक भारत में गरीबी एक पॉलिटिकल स्लोगन था, लेकिन मोदी सरकार ने वेलफेयर को विजिबल डिलीवरी में बदल दिया। उज्ज्वला योजना, करोड़ों महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन, पीएम आवास योजना, गरीबों के लिए घर, स्वच्छ भारत टॉयलेट्स नेशन वाइड कैंपेन, जल जीवन मिशन, टैप वाटर पुश, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर कवरेज, फ्री राशन स्कीम, करोड़ों लोगों तक सुरक्षा कवच। पहले गरीब को पता ही नहीं होता था कि स्कीम आई है या नहीं। अब गरीब सीधे अपने मोबाइल फोन पर देखता है कि पैसा अकाउंट में आ गया। यही रीजन है कि वेलफेयर पॉलिटिक्स का पूरा मॉडल बदल गया है। अब बिचौलिया ही खत्म हो गया। सरकार अगर कोई पैसा भेजती है तो कहीं कोई लीकेज नहीं होता। ये ग्राउंड लेवल पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर कोई एक चीज़ है जिसने मोदी एरा को डिफाइन किया है तो वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। और जैसे ही मैं डिजिटल रेवोल्यूशन बोलता हूं तो आपके मन में आ जाता होगा यूपीआई। दोस्तों, सच बताइए, आखिरी बार आपने मार्केट में कैश से कोई सामान कब खरीदा था? आज हर छोटे से छोटे ठेले वाले के पास भी क्यूआर कोड होता है। तुरंत फ़ोन निकाल कर गूगल पे, फ़ोन पे से आप उसे पेमेंट कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, सब कुछ आज स्मार्टफोन से चलता है। रेल टिकट से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक, टैक्स फाइलिंग से लेकर सब्सिडी तक। मोदी सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को बहुत एग्रेसिवली पुश किया है और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हुआ है। पहली बार मिडिल क्लास को लगा, हाँ, गवर्नमेंट सर्विसेज एफिशिएंट भी हो सकती हैं। डिजिटल इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, ये ट्रस्ट रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट था। मोदी एरा का सबसे विजिबल चेंज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने आसपास देखिए, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, वंदे भारत ट्रेन्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मेट्रो एक्सपेंशन, बॉर्डर रोड्स, पोर्ट्स, रेलवे मॉडर्नाइजेशन। पहले भारत में प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुआ करते थे। बुजुर्ग बच्चों को बताया करते थे कि देखो ये रोड 60 या 70 या 80 के दशक में बनना शुरू हुई थी। अब ये बातें नहीं होती। लोग तो आजकल कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि पीएम मोदी कितने सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करते हैं। कभी कोई नया एक्सप्रेसवे, कोई नई टनल, नया एयरपोर्ट। हर 2 या 1 महीने में देश के किसी हिस्से में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई दी जा रही होती है। ये बदलाव हुआ है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, न्यू इंडिया की आइडेंटिटी बन चुका है। 5 अगस्त 2019 पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह खड़े हुए और कुछ ही घंटों में वो फैसला हो गया जिसे दशकों तक इम्पॉसिबल बताया गया था। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, राज्य का पुनर्गठन हुआ। दशकों तक जिसे इम्पॉसिबल कहा गया, मोदी सरकार ने उसे कर दिखाया।
एक देश एक संविधान का सपना रियलिटी बना। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं थी, इसकी सबसे बड़ी बात थी उसका सिंबलिज्म। क्योंकि आज़ादी के बाद से आर्टिकल 370 भारतीय राजनीति का वो चैप्टर था जिसे छूने से भी कई सरकारें डरती थी। हर चुनाव में इसकी बात होती थी, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता था। देश के एक बड़े वर्ग को लगता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा तो है, लेकिन पूरी तरह इंटीग्रेट हुआ नहीं था कभी। इस फैसले के बाद सिर्फ कश्मीर की पॉलिटिक्स नहीं बदली, भारत की पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी बदल गई। सपोर्टर्स के लिए यह सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन मात्र नहीं था, ये दशकों पुराने एक आइडियोलॉजिकल प्रॉमिस का पूरा होना था। और यहीं नरेंद्र मोदी की इमेज एक एडमिनिस्ट्रेटर से कहीं आगे निकल गई। अब वो सिर्फ रोड, स्कीम और गवर्नेंस वाले पीएम नहीं थे, अब वो उस नेता की तरह दिखने लगे थे जो भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सिविलाइजेशनल नैरेटिव दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। एक ऐसा नेता जो इतिहास लिख रहा था। 2024 अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये भारत की सभ्यता का स्मृति का एक रिवाइवल था। सदियों तक जिस स्थान को करोड़ों लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते थे, जिस मुद्दे ने भारत की राजनीति, समाज और सांस्कृतिक चेतना को दशकों तक प्रभावित किया, वह आखिरकार रियलिटी बन चुका था। जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब वह क्षण सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में ऐसा वातावरण बना जैसे कोई ऐतिहासिक प्रतीक्षा समाप्त हुई हो। गांवों से लेकर महानगरों तक घरों में दीप जलाए गए, मंदिर सजाए गए, करोड़ों लोगों ने इसे अपने जीवन के सबसे भावनात्मक राष्ट्रीय क्षणों में से एक माना। मोदी सरकार ने भी इसे सिर्फ टेंपल इवेंट नहीं रहने दिया, इसे एक नेशनल सिविलाइजेशनल मूवमेंट बनाया। क्योंकि राजनीति तो चलती रहती है, सरकारें भी आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश की सभ्यता बनी रहनी चाहिए। मोदी एरा से पहले भारत की फॉरेन पॉलिसी अक्सर डिफेंसिव मानी जाती थी, लेकिन अब इमेज बदली है। क्वाड, मिडिल ईस्ट बैलेंसिंग, रशिया रिलेशंस, यूएस पार्टनरशिप, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, G20 प्रेसिडेंसी, पीएम मोदी पर्सनली डिप्लोमेसी का फेस बन गए। दुनिया में इंडियन पीएम की विजिबिलिटी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर गई। दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ ग्लोबल टेबल पर बैठना नहीं चाहता, अब भारत एजेंडा सेट करना चाहता है, बिना डरे, बिना झुके। शायद मोदी सरकार के 12 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर कोई बात चर्चित रही तो वो थी मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी, उसकी डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैरान थे कि आखिर भारत कैसे एक साथ यूएस और रशिया को मैनेज किए हुए है। वहीं मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन इजराइल के साथ हमारी पार्टनरशिप भी शानदार रही है। और इसीलिए एक नया शब्द इजाद हुआ, मोदी डिप्लोमेसी, जिसे 12 साल बाद भी कई एक्सपर्ट्स समझ नहीं पाए हैं। कोविड के बाद दुनिया ने सप्लाई चेन्स का खतरा देखा और यहीं मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को एग्रेसिवली पुश किया। PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर पुश, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बूम। एक समय था जब इंडिया सिर्फ इंपोर्ट मार्केट माना जाता था और आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है। एप्पल सप्लायर्स से लेकर डिफेंस एक्सपोर्ट्स तक भारत की इकोनॉमिक पोजीशनिंग बदल रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ फैक्ट्रीज या एक्सपोर्ट्स तक सीमित नहीं था, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था। दशकों तक भारत को एक कंजम्पशन इकोनॉमी की तरह देखा जाता था, समझा जाता था। अब पहली बार सरकार ओपनली ये कह रही है कि भारत सिर्फ कंज्यूम नहीं करेगा, भारत क्रिएट भी करेगा, मैन्युफैक्चर भी करेगा, इनोवेट भी करेगा। ये सिर्फ पॉलिसीज की कहानी नहीं है, एक माइंडसेट शिफ्ट की कहानी है। बीते 12 सालों में अच्छे कार्य तो हुए ही हैं, लेकिन माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी था। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2014 से पहले लोग ये तय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया तो ऐसा ही रहेगा। करप्शन, घोटाला, बेकारी, भुखमरी, गरीबी। जनता ये सोचने लगी थी कि इस देश से जितना जल्दी बाहर निकले उतना अच्छा हो। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद परिवर्तन हुआ है। हाँ, अभी भी देश को आगे जाना है। हमने विकसित भारत के लिए 2047 का लक्ष्य बनाया है, जो कोई मामूली बात नहीं है, आसान भी नहीं है। लेकिन बदलाव ये है कि जनता को विश्वास है कि हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सरकार का इंटेंशन सही है। तो ये थे मोदी सरकार के 12 साल, एक ऐसा दौर जिसने भारत को कांट डू नेशन से विल डू नेशन में बदल दिया। बाकी दोस्तों, मोदी जी के 12 वर्ष हो गए हैं पीएम बने, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पैम्फलेट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।